नमस्कार साथियों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम मुख्य परीक्षा के लिए यहां पर प्रैक्टिस सेशन संचालित कर रहे हैं। इससे पहले हमारे 2 प्रैक्टिस सेशन कंप्लीट हो गए हैं। आज ये तीसरा प्रैक्टिस सेशन या प्रैक्टिस क्लासेज है, जिसमें मैंने आपको टोटल 8 प्रश्न दिए थे। ठीक है? उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने उन 8 प्रश्नों का आंसर सहूलियत के साथ पूरा किया भी है। और एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना कि मैं आप लोगों को देखने नहीं बैठा हूँ, ना मैं आप लोगों की कॉपी चेक करने बैठा हूँ। आपको रेगुलरिटी, जितनी ज़्यादा निरंतरता होगी ना, उतने ही बेहतर और सकारात्मक परिणाम निकल कर आएंगे। मेरे कहने का तात्पर्य ये है, कोई देखे या ना देखे, हमारा दबाव हमारे ऊपर होना चाहिए। परीक्षा की टेंशन होनी चाहिए। रेगुलर आप अभ्यास करते रहे। जैसे कल मैंने आपको ये 8 प्रश्न दे दिए, आपने लिखे होंगे। आज मैं आपको मॉडल आंसर और इसका एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करवाऊंगा, और फिर आप स्वयं उससे मिलान कर लेना कि आपके द्वारा कहाँ गलतियाँ हुई है। याद रखें, ये जितने भी प्रश्न मैं बना रहा हूँ, हाँ ज़रूर, पहला जो हमारा सेशन था उसमें मैंने यूपीएससी के क्वेश्चन लिए थे। उसके बाद में जितने भी क्वेश्चन है ना, वो मैं अपनी समझ से तैयार कर रहा हूँ। ऐसे प्रश्न जिनके आने की प्रॉपर संभावना है। ये बात मैं आपसे ऑलरेडी कह चुका कि मैं लगभग 100 से ज़्यादा इस तरीके के क्वेश्चन और उनका मॉडल आंसर प्रोवाइड करवाऊंगा। परमात्मा और माँ शारदा की कृपा रही ना, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। बशर्ते आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। निरंतर अभ्यास करें, ठीक है? आ जाओ साहब। देखो, यहाँ पर ये 8 प्रश्न है। जो पहला काम होता है ना हमारा, वो पहला काम यही होता है कि प्रश्न की डिमांड को समझना। डिमांड का मतलब है कि प्रश्न हमसे क्या पूछना चाह रहा है। जितने भागों में प्रश्न डिवाइड होता है, आंसर है ना, वो भी हमारा उतने भागों में ही वर्गीकृत होता है। जैसा कि यहाँ पर पहला प्रश्न, संस्थाएं मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विकसित सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, विवेचना कीजिए। तो ये बात हमें पता है कि संस्थाओं को लेकर प्रश्न पूछा गया है, किस तरीके से मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। वो सारे के सारे तरीके आपको मेंशन करना है। और ये शॉर्ट टाइप का प्रश्न था, डिटेल्स में इसका आंसर नहीं देना था। फिर जिसके बाद में अगला प्रश्न ये था, ये सामनर नहीं है, ये समनर है। समनर का मत है कि विलियम ग्राहम समनर, जो संस्थाओं के उद्विकास की बात करते हैं, ठीक है, उनकी एक बहुत फेमस किताब है जिसका नाम है फॉकवेज, है ना, विचार, आदत, जनरीति, प्रथा, लोकाचार और संस्था। जो संस्थाओं का उद्विकास है उसको 6 भागों में वर्गीकृत किया है। सबसे पहले विचार आएगा, फिर आदत, फिर जनरीति, फिर प्रथा, फिर लोकाचार, और फिर संस्थाओं में वो तब्दील हो जाएगी। एक सिस्टमेटिक ढांचा है वो तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो समनर का मानना है कि संस्थाएं योजनाबद्ध रूप से निर्मित ना होकर सामाजिक अनुभवों के क्रमिक संचय का परिणाम है। अब पहली बात तो हमें यह समझ में आ जाना चाहिए कि ये संस्थाओं के उद्विकास की बात करता है, और एक्चुअल में ये जो उद्विकास है ना, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, ये क्या होती है। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे समाजशास्त्र में सामाजिक उद्विकास की बात मिस्टर हर्बर्ट स्पेंसर करता है। हर्बर्ट स्पेंसर है ना, वो डार्विन से बहुत ज़्यादा प्रभावित था। डार्विन की एक बहुत फेमस किताब थी जिसका नाम था ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। शायद मैं गलत नहीं हूँ तो 1859 को वो लिखी गई थी। डार्विन ने मानव के उद्विकास के अलग अलग चरण बताए हैं। मानव मतलब मुझे मान लीजिए, आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ, क्या प्रारंभिक अवस्थाओं में मैं ऐसा था? अगर हम अफ्रीका की बात करें लगभग 3 लाख वर्ष पहले की, तो हमारे जो पूर्वज थे ना, जहाँ से मनुष्य यानी मानव की उत्पत्ति मानी जाती है, शरीर का स्ट्रक्चर अलग अलग था। चाहे मैं ऑस्ट्रोलैपिथेकस की बात करूं, होमो इरेक्टस की बात करूं, है ना, जिसके बाद में निएंडरथैलेसिस की बात करूं, या फिर हम होमो सैपियंस की बात करें, जो लेटेस्ट सुधरा हुआ रूप है वो है होमो सैपियंस।
तो किस तरीके से मानव का अस्तित्व बनकर तैयार हुआ या मानव का ढांचा बनकर तैयार हुआ, इसे हम कहते हैं जैविक उद्विकास। और जैविक उद्विकास की बात, जैसा कि मैंने कहा, कौन करता है? मिस्टर डार्विन करता है। डार्विन से ही सामाजिक उद्विकास ग्रहण किया था। सामाजिक उद्विकास को 4 भागों में बांटा स्पेंसर ने, सिंपल सोसाइटी, कंपाउंड सोसाइटी, डबल कंपाउंड सोसाइटी और ट्रिपल कंपाउंड सोसाइटी। ठीक है, एक्चुअल में उद्विकास क्या है? उद्विकास हमेशा सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सरलता से जटिलता की तरफ प्रस्थान करता है। लेकिन उद्विकास में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना, वो भाई साहब ये होती है कि उद्विकास किसी मानवीय प्रयास का परिणाम नहीं होता। कोई व्यक्ति चाहकर या कोई संगठन या संस्थान चाहकर उद्विकास नहीं कर सकती, क्योंकि उद्विकास होता है ना, वो परिस्थितियों की देन होती है। जैसे साथियों हम जिराफ की चर्चा करें, अब पहले ऐसे माना जाता था कि जिराफ की जो गर्दन है ना, वो इतनी लंबी नहीं हुआ करती थी, लेकिन जो भोजन था वो उनकी पहुंच में था, झाड़ी वगैरह वो खाते थे। धीरे धीरे पेड़ों की ऊंचाइयां बढ़ने लगी, भोजन उनकी पहुंच से दूर हो गया, वो प्रयास करते रहे। कई सैकड़ों हजारों वर्षों का परिणाम है कि जिराफ की गर्दन है वो इतनी लंबी पाई जाती है। दैट इज एवोल्यूशन। यही क्या कहलाता है? उद्विकास कहलाता है। शमनर भी तो यही कहता है अपनी किताब फोकवेज में कि सामाजिक संस्थाएं है ना, वो बनाई नहीं जाती, बल्कि जो सामाजिक संस्थाएं हैं ना, वो एक लंबे प्रयास का परिणाम होता है। जैसे हम एक सामाजिक संस्था विवाह की चर्चा करें, विवाह को कल परसों किसी ने बनाया है? या विवाह को 2 साल पहले बनाया, 5 साल पहले बनाया या 100 साल पहले बनाया? भाई हजारों सालों का इतिहास तो हमारे पास है। वैदिक काल में विवाह जैसी संस्था थी हजारों वर्ष पहले। तो ये जो संस्थाएं हैं ना, ये सडनली नहीं है, यह संस्थाएं है ना आकस्मिक नहीं है ना, संस्थाएं मानवीय प्रयास की क्या है? एक उपलब्धि है, बल्कि ये एक लंबे अनुभव का परिणाम है। इसके संदर्भ में जो उद्विकास की प्रक्रिया है उसके बारे में आपको बताना था। ठीक है, फिर जिसके बाद में जो अगला प्रश्न पूछा मेरे द्वारा, प्रश्न ये था कि संस्थाएं सामाजिक जीवन की आधारभूत संरचना होती है। इस कथन के आलोक में आपको संस्थाओं की विशेषता बतानी थी और जिसके बाद में संस्था के जो प्रकार्य है ना, वो भी बताने थे। आपने एक जोड़े का नाम सुना होगा, गिलिन एंड गिलिन। गिलिन एवं गिलिन की एक किताब है जिसका नाम है कल्चरल सोशियोलॉजी। गिलिन एवं गिलिन ने अपनी किताब कल्चरल सोशियोलॉजी में 6 तो विशेषता बताई है और 7 उसके फंक्शन यानी प्रकार्य बताए हैं। ऑनलाइन क्लास, वीडियो क्लास में मैंने स्पष्ट तौर पर दे रखा है नोट्स, वहीं से मैंने कॉपी करके यहां डाल दिया। ठीक है, तो यहां पर विशेषता और प्रकार्य बताने थे। जिसके बाद में वर्तमान या आधुनिक वैश्वीकरण एवं डिजिटलीकरण के दौर में सामाजिक संस्थाओं की प्रकृति और कार्यों में क्या परिवर्तन आ रहा है? बिल्कुल साहब, परिवर्तन आ रहा है। जैसे हम शैक्षणिक संस्थाओं की चर्चा करें, पहले एक बाउंड्री हुआ करती थी शिक्षा के लिए, हम परिधि में रहकर ही एजुकेशन प्राप्त कर सकते थे। लेकिन आजकल आपने देखा होगा, जब से डिजिटलीकरण आया है, ग्लोबलाइजेशन आया है, ये जो बाध्यताएं, सीमाएं हैं ना, ये खत्म हो गई है। इसका उल्लेख हमें करना था। ठीक है ना। जैसे साथियों हम आर्थिक संस्थाओं की चर्चा करें, पहले व्यापारिक समितियां बनाई गई थी, उनका एक मूर्त ढांचा होता था, उनकी बिल्डिंग्स होती थी। आजकल हम देखते हैं ई कॉमर्स, आजकल हम देखते हैं यूपीआई, सब कुछ ऑनलाइन होने लग गया, संस्थाओं में भी परिवर्तन आ गया। जैसे साथियों हम विवाह की चर्चा करते हैं, आजकल आपने देखा होगा, पहले एक पूरा प्रोसेस होता था, लड़की वाले लड़के के घर देखने आते, फिर लड़के वाले लड़की को देखने जाते, मंगनी होती, दुनिया भर का तामझाम होता। आज सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफार्म पे मुलाकात होती है, डिजिटल प्लेटफार्म पे सारी चीज़ें होती है। आज रिचुअल्स और कस्टम्स है ना, उनमें भी बदलाव आ गया। मैं एक देख रहा था, एक व्यक्ति एनआरआई जो फॉरेन में रहता है, उसकी माताजी की डेथ हो गई, उसने ऑनलाइन वीडियो कॉल करके अपनी माताजी को अग्नि दी थी। वो जो ऑटोमेटिक फूंकने की मशीन आती है ना, जिसमें मुर्दे को ले जाके और तुरंत फूंक देते हैं ऑनलाइन वीडियो कॉल पे, ये आप इंटरनेट पे सर्च करना या किसी अखबार में आर्टिकल मिल जाएगा, आप सर्च करोगे तो भाई परिवर्तन हो गया। तो क्या क्या परिवर्तन हुए हैं?
इन परिवर्तनों के बारे में हमें जिक्र करना था, ठीक है। फिर जिसके बाद में स्पेशली मैकाइवर पेज का स्टेटमेंट मैंने मेंशन किया है, हम समितियों के तो सदस्य हो सकते हैं परंतु संस्थाओं के नहीं हो सकते। व्याख्या कीजिए क्यों नहीं हो सकते। फिर संस्थानीकरण की प्रक्रिया क्या है, मतलब किस तरीके से एक प्रोसेस चलता है, एक चैन सिस्टम होती है, फिर जिसके बाद में एक संस्था का निर्माण होता है और इस पूरी की पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, संस्थानीकरण कहेंगे। जैसे हम मिस्टर विलियम ग्राहम शमनर की चर्चा करें, उन्होंने संस्था के उद्विकास मतलब एक तरीके से साइकिल ही तो है, विचार आदत जनरीति प्रथालोकाचार संस्था, ये संपूर्ण जो प्रोसेस होता है ना, ये संस्थानीकरण होता है, ठीक है ना। फिर जिसके बाद में संस्थाएं सामाजिक निरंतरता और परिवर्तन दोनों की वाहक होती है, इस कथन की संक्षेप में व्याख्या करनी थी। और संस्था एवं समिति में अंतर क्या होता है, ये लास्ट के तीनों प्रश्न है ना, ये शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन था, है ना, अति लघुत्रात्मक नहीं था, ये लघुत्रात्मक थे, ठीक है। 7वां प्रश्न भी शॉर्ट टाइप का था। फिर जिसके बाद में 8वां प्रश्न है, ये भी शॉर्ट टाइप के थे। और स्टार्टिंग के जो 5 प्रश्न है ना, ये लॉन्ग टाइप के हैं, ठीक है। अब आ जाओ साहब, मुद्दे पर आ जाओ। सबसे पहले मैंने क्या कर लिए, जो तीनों प्रश्न है ना शॉर्ट टाइप के, उनको मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। जैसे साथियों, एक प्रश्न ये पूछा गया था कि संस्था एवं समिति के बीच में जो प्रमुख अंतर होता है उसको स्पष्ट करें। मैंने स्पष्ट तौर पर आपसे ये कह रखा है कि जो सबसे पहला हमारा कार्य होता है ना, या जो किसी भी आंसर का पहला पोर्शन होता है, वो होता है भूमिका का, ठीक है। सबसे पहले हमें भूमिका बनानी है, यथासंभव कोशिश करें कि भूमिका में आप कोई स्टेटमेंट, कोई फैक्ट, कोई डेफिनेशन या कोई किसी विचारक है ना, उसको आप जरूर मेंशन करें। अब आप देखो लाइन को पढ़ना, समिति व्यक्तियों का संगठित समूह है, बिल्कुल साहब, जबकि संस्था है ना आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विकसित नियम, कार्य प्रणाली और मूल्यों की क्या है, एक व्यवस्था है। इसीलिए तो मैकाइवर पेज कहता है अपनी किताब सोसाइटी में कि हम समितियों के सदस्य हो सकते हैं, संस्थाओं के नहीं हो सकते। शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन था, बहुत प्यारा आंसर इसका बनकर तैयार हो गया। इस तरीके से आप टेबल बना लीजिए तुलनात्मक, आपको लंबा पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है कि व्यक्तियों का संगठित समूह समिति कहलाता है, जबकि नियम एवं कार्य प्रणालियों की व्यवस्था संस्था, ऐसा आपको कतई लिखने की आवश्यकता नहीं है। इस तरीके का टेबल बना लीजिए, एक तरफ मैंने समिति की विशेषता लिख दी, दूसरी तरफ मैंने संस्था की विशेषता लिख दी। ऑनलाइन नोट से जो मैंने क्लास प्रोवाइड करवाई है, वहां से मैंने हूबहू उठा के यहां चेप दिया। बताइए कहां दिक्कत आ रही है। जिसके बाद में फिर मैंने क्या कर दिया, निष्कर्ष लिख दिया। अब ध्यान रखें, यहां पर आप निष्कर्ष भी लिख सकते हो और निष्कर्ष शब्द लिखने की आवश्यकता भी नहीं है। कितना प्यारा आंसर है। समिति व्यक्तियों का संगठित समूह है, जबकि संस्था नियम और कार्य प्रणाली। समिति मूर्त होती है, संस्था अमूर्त होती है। और समिति मूर्त होती है ना, इसीलिए तो हम इसके मेंबर बन सकते हैं। विशिष्ट उद्देश्य होते हैं समिति के, लेकिन संस्था के विशिष्ट उद्देश्य नहीं होते। मतलब संस्था है ना जो थोड़ी सी ब्रॉड होती है, समिति है ना जो टेम्परेरी होती है, मतलब आवश्यकताएं पूरी हुई, समिति का अस्तित्व खत्म हो गया। लेकिन संस्था चिरस्थायी होती है, चिरकाल तक पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती है। जैसे हम विवाह की चर्चा करें, विवाह नामक संस्था जब मेरे परदादा थे तब भी थी, मेरे दादा थे तब भी थी, पिता थे तब भी, मैं भी, बच्चों के टाइम भी, आने वाले पीढ़ी विवाह है ना वो चलती ही रहेगी, ठीक है। औपचारिक और लिखित नियम होते हैं समिति में, जबकि इसमें अनौपचारिक प्रथा, परंपरा, रूढ़ियां, रीतियां सारे अनौपचारिक ही तो है। तो इस तरीके से तुलना करके मैंने कितना प्यारा निष्कर्ष दे दिया, बताओ। आपके इसमें अच्छे नंबर मिलने की पूर्ण संभावना बन जाएगी, ठीक है। फिर जिसके बाद में ये भी शॉर्ट टाइप का है, संस्थानीकरण क्या होता है ना। संस्थानीकरण क्या होता है संक्षेप में। अब पहली बात कि संस्थानीकरण के बारे में बता दीजिए कि संस्थानीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी व्यवहार, कोई प्रथा, कोई मूल्य, कार्य प्रणाली इत्यादि को समाज के द्वारा स्वीकृति मिलती है। जैसे साथियों मान लीजिए मेरे अपने खुद के व्यवहार हैं, मेरी अपनी खुद की प्रथाएं हैं, मेरे अपने खुद के मूल्य हैं,
क्या बिना समाज की स्वीकृति के वो संस्था बन सकती है? वो नहीं बन सकती। संस्था के लिए सबसे महत्वपूर्ण कंडीशन ये होती है कि उसको लोगों की स्वीकृति मिलनी चाहिए। ठीक है, फिर जिसके बाद में स्थायी सामाजिक संस्था का रूप धारण कर लेती है। इस प्रकार प्रक्रिया से सामाजिक व्यवहार नियमित और नियंत्रित हो जाते हैं। अब देखो, संस्थानीकरण की जो प्रक्रिया है ना, उसके मैंने कुछ चरण बता दिए। सबसे पहले व्यक्ति के सामने आवश्यकता उत्पन्न होती है। भाई, हमारे सामने जब समस्या नहीं आएगी, समस्या के समाधान के लिए जब हम आवश्यकता महसूस ही नहीं करेंगे, तो क्या नियम बना सकते हैं? नहीं बना सकते। जैसे मान लेते हैं, मुझे ले लीजिए, मुझे सारी सुख सुविधाएं मिल रही हैं, मुझे कोई समस्या नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, तो मैं बदलाव क्यों ही करना चाहूंगा? जैसे मॉर्गन की चर्चा करें, मॉर्गन ने सेक्स कम्युनिज्म थ्योरी दी थी। सेक्स कम्युनिज्म का मतलब है कोई किसी के भी साथ फिजिकल रिलेशनशिप बना सकता है। स्टार्टिंग में ऐसा था, लेकिन नातेदारी सिस्टम तो तैयार ही नहीं हो रहा। अगर सेक्स कम्युनिज्म होता तो रक्त संबंध और विवाह संबंध कैसे डिजाइन हो पाते? आवश्यकता महसूस हुई, आवश्यकता महसूस हुई तो ध्यान रखना, उस आवश्यकता से संबंधित नियम बनाए गए, उनके अकॉर्डिंग व्यवहार किया गया, समाज ने उनको स्वीकृति दी। समाज ने स्वीकृति दी तो उनका एक मानक तैयार हो गया। मानक तैयार हो गया तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होने लग गए। हस्तांतरित होने लग गए तो एक क्या बन गया? संपूर्ण एक सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर बन गया। और ये जो पूरा का पूरा चरण चलाना, दैट इज संस्थानीकरण। इसे ही हम कहते हैं संस्थानीकरण। मतलब कुल मिलाकर ये मान लीजिए कि संस्था के निर्माण का जो संपूर्ण चरण होता है ना, वही संस्थानीकरण कहलाता है। इसको आप किसी भी तरीके से लिख दो। सबसे पहले, अरे समनर भी तो यही कहता है, विचार आदत जनरीति प्रथा लोकाचार संस्था। सबसे पहले आवश्यकता महसूस हुई, आवश्यकता के अनुसार लोगों ने क्या किया? व्यवहार करना प्रारंभ कर दिया। व्यवहार को क्या हुआ? समाज की स्वीकृति मिल गई। समाज की स्वीकृति मिल गई, नियम मानक और मूल्यों का निर्धारण हो गया। पीढ़ी दर पीढ़ी ये हस्तांतरित होने लग गए। ठीक है ना? हस्तांतरित होने लग गए तो ये सामाजिक नियंत्रण के साधन बन गए, मतलब एक तरीके से संस्था बन गई। जैसे हम विवाह की चर्चा करें, विवाह की चर्चा करें, परिवार की चर्चा करें, भाई ये जो परिवार निकल कर आया है ना, समरक्त परिवार, समूह परिवार, सिंडेस्मियन परिवार, ठीक है ना, जिसके बाद में युगल परिवार, एक विवाही परिवार, ये आजकल की पैदाइश थोड़ी है, ये हजारों वर्षों की पैदाइश है। ऐसा महसूस होने लगा। जैसे हम समूह परिवार की चर्चा, समूह विवाह की चर्चा करें, या समूह परिवार की चर्चा करें, या समरक्त की चर्चा करें, या सिंडेस्मियन की चर्चा करें, वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार तो वो भाई सार्थक सिद्ध हो ही नहीं रहे। आज एकल परिवार निकल कर आया तो कुछ ना कुछ मजबूरियां रही होगी ना, कि संयुक्त परिवार एकल परिवार में तब्दील हो रहे हैं, एकल परिवार को मान्यताएं मिलने लग गई। एक तरीके से उसका भी तो संस्थानीकरण हुआ। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? संस्थानीकरण कहलाता है ना। मतलब कोई नियम बनने की पूरी प्रक्रिया जो कहां से स्टार्ट होती है? आवश्यकता या समस्या से स्टार्ट होती है। ठीक है, आवश्यकता या समस्या से स्टार्ट होती है, उसी के अनुसार लोग व्यवहार करते हैं, फिर उसको स्वीकृति मिलती है, मानक या पैमाने बनते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते हैं, प्रॉपर ढांचा तैयार हो जाता है ना। फिर देखो साहब, अगला प्रश्न ये है कि संस्थाएं सामाजिक नियंत्रण और परिवर्तन दोनों की वाहक होती है। मैंने ये जो स्टेटमेंट है ना, ये हूबहू कॉपी कर लिया। ठीक है, हूबहू मैंने ऑनलाइन नोट से कॉपी किया है। इस स्टेटमेंट में थोड़ा सा कंफ्यूजन तैयार होता है। कंफ्यूजन ये होता है कि हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार संस्थाएं संस्कृति की वाहक होती है, लेकिन कई जगह ना मेकाइवर पेज भी दे रखा है। ठीक है, कई जगह ये जो स्टेटमेंट है ना, ये मेकाइवर पेज का दे रखा है। ठीक है ना, मैं तो स्टूडेंट को हर्बर्ट स्पेंसर ही पढ़ाता हूं। तो यहां पर देखो, संस्थाओं के परिवर्तन की बात की जा रही है, उनके डायनेमिक प्रोसेस यानी निरंतरता की बात की जा रही है। तो उसके मिलते जुलती मैंने डेफिनेशन या स्टेटमेंट रख दिया कि हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार संस्थाएं संस्कृति की वाहक होती है। मतलब ये क्या करती है? संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करती है। जैसे हम परिवार की चर्चा करें, विवाह की चर्चा, धर्म, शिक्षा, कानून की चर्चा करें, ये पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित ही तो होते हैं। अब यहां पर देखो, दो चीजें निकल कर आती है। एक तो हमें
सामाजिक निरंतरता के संदर्भ में संस्था की व्याख्या करनी है और जिसके बाद में परिवर्तन के संदर्भ में हमें संस्था की व्याख्या करनी है। सबसे पहले मैंने निरंतरता के संदर्भ में व्याख्या की है, ठीक है, और फिर जिसके बाद में मैंने परिवर्तन के संदर्भ में इसकी व्याख्या की है। निरंतरता में वो सारी बातें आ जाएंगी कि संस्थाएं समाज में स्थायित्व, व्यवस्था और एकजुटता बनाए रखती है। जैसे परिवार, शिक्षा जैसी संस्थाएं पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। अब ये खत्म थोड़ी हुई है, वैदिक काल में भी शिक्षा प्रणाली थी, एंशियंट अगर सोसाइटी की बात करें शिक्षा प्रणाली थी, मिडाइवल में भी थी, मॉडर्न में भी है शिक्षा प्रणाली। ये संस्थाओं के बदौलत ही तो है। जैसे ऐसा माना जाता है कि औरंगजेब ने हमारे यहाँ खूब तोड़फोड़ की, गजनी आया उसने खूब तोड़फोड़ की, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ के लोगों ने उनको सुरक्षित रखा तो वो पुनः जीवित हो गई। जैसे हम नालंदा और तक्षशिला की चर्चा करें, कितने बड़े एजुकेशनल फॉर्मेट थे, कितने बड़े संस्थान थे, तोड़फोड़ हुई लेकिन फिर भी बचा के रखा उसको। इसीलिए ये निरंतरता की भी वाहक होती है और परिवर्तन की भी वाहक होती है, ठीक है। ये मैंने इसका निष्कर्ष लिख दिया। अब आप चाहो तो यहां पर निष्कर्ष शब्द मेंशन भी कर सकते हो, नहीं भी कर सकते, है ना। चौथा प्रश्न ये है कि समनर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इस प्रश्न को बनाने में मैंने काफी दिमाग खपाया है। प्रश्न पढ़िएगा आप। समनर का मानना है कि संस्थाएं योजनाबद्ध रूप से निर्मित नहीं होती है, और संस्थाएं होती भी नहीं है योजनाबद्ध रूप से, बल्कि एक लंबा सामाजिक अनुभव का परिणाम है। उद्विकासीय प्रक्रिया के संबंध में विश्लेषण करना है तो ये इसका पहला पोर्शन हो गया, भूमिका वाला। देखो मैंने इसकी शुरुआत समनर से ही करी है। ऑनलाइन नोट्स की जो लाइनें हैं ना, हूबहू मैंने कॉपी मार दी। अब एक दिन एक फीमेल यूं कह रही थी कि ऐसे तो आप डेफिनेशन कॉपी करोगे तो वो तो कॉपी पेस्ट हो जाएगा। डेफिनेशन कॉपी तो होती है, बुक है जो कॉपी। अब कल्चरल सोशियोलॉजी गिलिन एंड गिलिन की है, सोसाइटी मैकइवर पेज की, तो सोसाइटी को सोसाइटी तो लिखेंगे। कल्चरल सोशियोलॉजी है, गिलिन एम गिलिन की, तो वो वही रहेगी, कॉपी तो रहेगी ना। इसीलिए तो हम इन्वर्टेड में बंद करते हैं उसको। देखो साहब, अमेरिकी समाजशास्त्री विलियम ग्राम समनर के अनुसार संस्था किसी व्यक्ति या राज्य द्वारा योजनाबद्ध ढंग से निर्मित नहीं होती, बल्कि सामाजिक अनुभव, लोकाचार एवं जनरीतियों के क्रमिक विकास का परिणाम होती है। इसीलिए संस्थाएं समाज की स्वाभाविक एवं ऐतिहासिक उपज होती है। मैंने ये चरण है ना अपनी ऑनलाइन क्लास में हूबहू मैंने आपको करवाया है, हूबहू मैंने उठा के यहां डाल दिया, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट, हूबहू डाल दिया। मतलब सबसे पहले व्यक्ति के मन में विचार आएंगे, विचारों का जब रिपीटेशन होगा यानी विचारों की पुनरावृत्ति होगी तो वो आदत बन जाएंगे। आदत में सामूहिक पुनरावृत्ति, अभी तक विचार क्या थे, किसी एक व्यक्ति के थे, लेकिन आदत में और भी व्यक्तियों के विचार जुड़ गए, सामूहिक पुनरावृत्ति हो गई तो वो क्या बन गई, फोकवेज यानी जनरीति बन गई। जनरीति में जब अतीत के अनुभव जुड़े, मतलब ऐसा करने से अच्छा अनुभव हुआ, तो वो प्रथा जुड़ गई। जब वो कस्टम यानी प्रथा बन गई, कल्याण की भावना उसमें शामिल हो जाती है, लोग उसको स्वीकृति दे देते हैं, तो वो लोकाचार बन जाते हैं, और लोकाचारी किसमें तब्दील हो जाते हैं, संस्था में तब्दील हो जाते हैं। ये संपूर्ण प्रक्रिया ही संस्थानीकरण कहलाती है। ये जो संपूर्ण प्रक्रिया है ना, यही संस्थानीकरण कहलाती है। ध्यान रखें, मैं पिछले वाले प्रश्न में, इस प्रश्न में, ठीक है, इस प्रश्न में यही टेबल में बनाता, लेकिन ये प्रश्न मैंने शामिल कर दिया। संस्था का अगर प्रश्न आएगा ना तो एक ही प्रश्न आएगा। समनर का प्रश्न आए तो ये आप टेबल बना देना, अगर संस्थानीकरण का आए तभी भी आप ये टेबल बना देना, और फिर जिसके बाद में मैंने निष्कर्ष लिख दिया। अब ये जो निष्कर्ष शब्द है ना, इसका आप प्रयोग कर भी सकते हो अथवा नहीं भी कर सकते, ठीक है। अब ध्यान रखें, जैसे मैंने पिछला प्रैक्टिस सेशन बनाया था, है ना, पिछला जो प्रैक्टिस सेट था ना, उसमें मैंने एक प्रश्न ये दिया था कि समाज की अवधारणा को मैकइवर पेज के विचारों के आलोक में स्पष्ट करते हुए समाज के प्रमुख आधारों की व्याख्या करो, है ना। ये विशेषताओं से बेस्ट, अगर यहाँ आधार लिखेंगे ना तो ये ज़्यादा सूटेबल रहेगा, ठीक है। अब ध्यान रखना, मैकइवर पेज है ना, उसने टोटल 7 आधार बताए हैं। मैंने ट्रिक भी बना रखा है, UPAMGCL। यू का मतलब यूजेज, पी का मतलब प्रक्रिया, ए का मतलब ऑथोरिटी, एम का म्यूचुअल एड, ग्रुप डिवीजन, कंट्रोल और लिबर्टी। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो।
जब हमें कोई विशेषता लिखनी हो ना, जैसे गिलिन गिलिन का अगला प्रश्न आएगा संस्था का फंक्शन और प्रकार्य का, तो इस तरीके से भी लिख सकते हो। यहां पर आप बीच में प्रकार्य कर दो, ठीक है, जैसे संस्था वाला प्रश्न आया, यहां पर आप प्रकार्य कर दो और इस तरीके से एरो बनाकर उसकी विशेषता लिख दो, या आप चाहो ना तो इस तरीके से भी प्रयोग कर सकते हो। भाई ऐसा करने से क्या होता है कि हमें लिखना कम पड़ता है और इस तरीके से जो आंसर होते हैं ना, एग्जामिनर को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे रिसर्च की एक बहुत बड़ी विशेषता है टेबुलेशन, जिसे हम सारणीयन कहते हैं। सारणी के द्वारा तथ्यों को या रिसर्च को जब प्रकट किया जाता है ना, वो एक अच्छे स्कॉलर की पहचान होती है। ठीक है, तो इस तरीके से ग्राफ डायग्राम बनाओगे ना, अच्छे नंबर मिलेंगे, लिखना भी कम पड़ेगा, है ना। तो ये जो है ना, इसको इस तरीके से भी कर सकते हो। अब आओ साहब मेन मुद्दे पर आते हैं। चौथा हो गया, फिर जिसके बाद में, हाँ चौथा ये हमारा हो गया और फिर निष्कर्ष लिख दिया। समनर हमसे यही तो कह रहा है। अब भाई देखो, ये योजना थोड़ी थी, एक तरीके से ये मानवीय प्रयास थोड़ी था। संस्था है ना, वो किसी मानवीय प्रयास का परिणाम नहीं होता है। मान लेते हैं मानवीय प्रयास का पहले स्टेज पर मानवीय प्रयास था, यहां तक हम मान लेते हैं कि किसी मानव ने प्रयास किया कि विचार आए, यहां तक भी हम मान लेते हैं कि मानवीय प्रयास था, क्योंकि विचार एक व्यक्ति के आए और आदत हो सकता है कि 5 या 10 व्यक्तियों की हो। 5 या 10 व्यक्तियों को कंट्रोल किया जा सकता है, उन पर मनमानी की जा सकती है। लेकिन भाई ये तीसरा स्टेज की बात करूं, तीसरे स्टेज में तो बहुत सारे लोग जुड़ जाएंगे, चौथे पांचवें स्टेज पे तो बहुत सारे जुड़ जाएंगे। जैसे ये कल्याण की भावना आ गई, अब ये तो समूह के अकॉर्डिंग होगी, उसके हितों के अकॉर्डिंग होगी, तभी तो उसको स्वीकृति मिलेगी। इसीलिए संस्था है ना, मानवीय प्रयास नहीं होती है, बल्कि एक लंबा अतीत का परिणाम होता है। दैट इज एवोल्यूशन प्रोसेस, दैट इज एवोल्यूशन थ्योरी। ठीक है, फोकवेज करता है इसकी बात। फिर जिसके बाद में पांचवा ये आ गया, मैकआइवर पेज के अनुसार हम समितियों के सदस्य हो सकते हैं, संस्थाओं के नहीं। क्यों नहीं हो सकते? देखो साहब, मैंने वही मैकआइवर पेज का स्टेटमेंट कर दिया, ये हूबहू मैंने नोट से उठाया है, ये हूबहू लाइन है ना, मैंने नोट्स से उठाई है। ठीक है, और नोट्स में भी याद रखे कॉपी पेस्ट नहीं किया है, वो मैंने खुद ने तैयार किए हैं। लाइन उठा दी। अब हम समितियों के सदस्य क्यों हो सकते हैं, संस्थाओं के क्यों नहीं हो सकते? प्रश्न भी तो यही है। मैकआइवर पेज क्या कहता है कि समितियों के सदस्य हो सकते हैं, संस्थाओं के नहीं। क्यों नहीं हो सकते? देखो साहब, समितियों के सदस्य क्यों हो सकते हैं? क्योंकि समिति मूर्त स्वरूप में होती है, औपचारिक सदस्यता होती है, सामूहिक उद्देश्य होते हैं, इसलिए हम उसमें शामिल हो सकते हैं। संस्थाओं के इसलिए नहीं हो सकते कि उसकी प्रकृति अमूर्त होती है, व्यवहारों का नियमन होता है, एक्चुअल में वो होते ही व्यवहार है, इसमें घुमा फिरा कर लिखने की क्या आवश्यकता थी? प्रश्न भी तो यही था कि समितियों की मेंबरशिप क्यों मतलब ली जा सकती है, संस्थाओं की क्यों नहीं ली जा सकती। ठीक है, पांचवा प्रश्न ये हो गया। फिर जिसके बाद में छठा प्रश्न ये था कि संस्थाएं मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विकसित की गई सामाजिक व्यवस्थाएं हैं। मैंने शुरुआती बोगार्ड से करी है, मैंने शुरुआती बोगार्ड से करी ऑनलाइन क्लास से। अब यहां पर आवश्यकताओं की बात की जा रही है, तो आवश्यकताओं के जैसी डेफिनेशन होनी चाहिए। तो देखो साहब, बोगार्ड क्या कहता है, एक सामाजिक संस्था समाज की वह संरचना है जिसको सुस्थापित कार्य विधि द्वारा व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संगठित किया जाता है। मैंने क्या कहा, भूमिका लिखो, जो फैक्ट जरूर लिखे। एक फैक्ट आ गया। अब आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे करती है? अगर हम जैविक आवश्यकताओं की बात करें तो विवाह, परिवार, यौन संबंधों का निर्धारण करती है। आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करें, अर्थव्यवस्था संबंधी, संपत्ति से संबंधित। अगर हम राजनीति की चर्चा करें तो सामाजिक नियंत्रण, न्याय और सुरक्षा। ठीक है, जिसके बाद में संस्कृति से संबंधित पीढ़ी दर पीढ़ी धर्म, शिक्षा, और संस्था भूमि का अधिकार इत्यादि का भी निर्धारण करती है। तो ये सारी मैंने यहाँ पर कारण बता दिए, ये इसका निष्कर्ष हो गया है। ठीक है, फिर जिसके बाद में सातवां प्रश्न ये था कि सामाजिक संस्थाएं 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 सामाजिक जीवन की आधारभूत संरचना है। तो पहले तो आधारभूत संरचना है, इसको हमें एक्सप्लेन करना था। फिर जिसके बाद में इसकी विशेषताओं को एक्सप्लेन करना था, और जिसके बाद में इसके फंक्शन यानी प्रकार्य है ना, उनको हमें एक्सप्लेन करना था। अब देखो साहब, आधारभूत संरचना की बात की है ना, तो आधारभूत संरचना से रिलेटेड ही डेफिनेशन
यूज करनी थी। जैसे पिछला बोगार्ट्स वाला है, बोगार्ट्स मानव की आवश्यकताओं की बात करता है, ठीक है ना। तो बोगार्ट्स की डेफिनेशन में आवश्यकता, व्यक्तियों की आवश्यकताओं की बात आती है। जिसके बाद में यहां पर आधारभूत संरचना है, तो देखो साहब आगबरन क्या कहता है, आगबरन एवं निम्कोफ के अनुसार कुछ आधारभूत मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु संगठित स्थापित प्रणालियां क्या कहलाती है, सामाजिक संस्थाएं कहलाती है। सामाजिक संस्था उन स्वीकृत नियम, मानदंड, मूल्य, कार्य प्रणालियों की संगठित व्यवस्था है जिसके माध्यम से समाज अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ये क्या हो गया, इसका फर्स्ट भाग हो गया, इंट्रो वाला हो गया। जिसके बाद में विशेषता। अब देखो साहब आपको लंबा पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है। समाजशास्त्री गिलिन एम गिलिन ने अपनी किताब कल्चरल सोशियोलॉजी में संस्था की प्रमुख 6 विशेषताओं की व्याख्या की। आपको कतई लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप केवल इतना लिख दीजिए, संस्था की प्रमुख विशेषता गिलिन एम गिलिन के अनुसार। आप चाहो ना तो डैश करके ऐसे बुक का ना बुक करके और फिर उसके आगे आप कल्चरल सोशियोलॉजी भी लिख सकते हो, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। फिर ये टोटल 6 विशेषताएं हो गई। अब कॉमन भी लिख सकता था, जनरल भी लिख सकता था गिलिन एम गिलिन को बिना मेंशन किए हुए, लेकिन गिलिन एम गिलिन लिखने से आंसर में वजन आ गया, ठीक है। सांस्कृतिक व्यवस्था की इकाई है, इनमें परमानेंसी, स्थायित्व। अंग्रेजी शब्द का यूज मत करना, ये तो मैंने नोट्स से क्या कॉपी किया है ना, इसलिए यहाँ कॉपी हो गया, क्योंकि नोट्स में मैंने इंग्लिश भी दे रखा है, ठीक है। फिर जिसके बाद में वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होते हैं, है ना। फिर कल्चरल इक्विपमेंट होते हैं, सांस्कृतिक उपकरण, इसके प्रतीक होते हैं, प्रत्येक संस्था का प्रतीक होता है, और वेल डिफाइंड ट्रेडिशनल यानी सुस्पष्ट परंपराएं होती है। तो 6 तो विशेषताएं हो गई और 7 प्रकार्य हो गई। अब आप अलग तरीके से वो बॉक्स बना के भी आप लिख सकते हो, ठीक है। ये प्रकार्य हो गए कि मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति। अब ध्यान रखें, ये जो आवश्यकता है ना, इसको अंडरलाइन कर दो, ठीक है। फिर जिसके बाद में संस्कृति की वाहक, इसको आप अंडरलाइन कर दो। संस्कृति की अनुरूपता उत्पन्न करती है, इसको अंडरलाइन कर दो। सामाजिक नियंत्रण का साधन, इसको आप अंडरलाइन कर दो, ठीक है। प्रकार्य हो गए, विशेषताएं। अब इसमें उलझने की आवश्यकता कहां थी? ठीक है ना। और फिर जिसके बाद में देखो डिमांड पूछा है, प्रश्न का डिमांड देखो अलग अलग भागों में वर्गीकृत हुआ है। सबसे पहले इसका मीनिंग बताना था किसी स्टेटमेंट या डेफिनेशन से, फिर जिसके बाद में इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी थी, विशेषता, और फिर जिसके बाद में इसके फंक्शन बताने थे। और फिर ये प्रश्न हो गया, आधुनिक वैश्वीकरण एवं डिजिटलीकरण के दौर में सामाजिक संस्थाओं की प्रकृति व कार्यों में क्या परिवर्तन आया है। तो देखो साहब, यहां पर वैश्वीकरण और डिजिटलीकरण एक पोर्शन इसका ये हो गया। फिर जिसके बाद में प्रकृति में क्या परिवर्तन आया है, और जिसके बाद में उसके कार्यों में क्या परिवर्तन आया है। मैंने यहाँ पर एथेनी गिडिंस का एग्जाम्पल दे दिया, ठीक है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन को लेकर एथेनी गिडिंस है ना, उसने बहुत कुछ काम किया है ना। समय स्थान की व्यापकता या उसके फैलाव की भी वो बात करता है, ठीक है। तो ये हो गया साहब इसका पहला पोर्शन, है ना। शुरुआत भी यही की है कि वैश्वीकरण एवं डिजिटलीकरण ने सामाजिक संस्था जैसे परिवार, शिक्षा, अर्थव्यवस्था, धर्म, राजनीति की संरचना और कार्य प्रणाली में परिवर्तन किया है। गिडिंस भी यही कहता है कि वैश्वीकरण सामाजिक संबंधों को स्थानीय सीमाओं से बाहर निकालकर वैश्विक स्तर पर जोड़ने का प्रयास करता है। अब देखो साहब, प्रकृति में क्या परिवर्तन आया। पहले संस्थाएं स्थानीय थी, लोकल थी, अब वो ब्रॉड हो गई। जैसे संस्थाओं का प्रभाव पहले एक जगह था, अब टेक्नोलॉजी आई है ना, तो वो वैश्विक स्तर पर हो गया, उसका नेटवर्क फैल गया, ठीक है। औपचारिकता एवं तकनीकीकरण, डिजिटली पहले एक बाउंड्री होना जरूरी था, एक फॉर्मल अप्रोच थी कि एजुकेशन लेना है तो स्कूल कॉलेज में ही लेना है। लेकिन जब से डिजिटल प्लेटफॉर्म आए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई, ई गवर्नेंस आया, ये चीज़ें खत्म हो गई। जैसे पहले पैसे निकालने होते थे ना, तो बैंक में पासबुक लेने ही जाना पड़ता था। फिर एटीएम आ गए, आजकल तो इसका पूरा ही फॉर्मेट बदल गया। लचीलापन एवं गतिशीलता को लेकर भी परिवर्तन आया है। नियम है ना, वो कठोर नहीं रहे अब, ठीक है, विकेंद्रीकरण हो गया है ना। मतलब पहले जो अथॉरिटी किसी एक के पास होती थी, अब वो अलग अलग भागों में डिवाइड हो गई है। ये प्रकृति में परिवर्तन है, ये कार्यों में परिवर्तन है। जैसे परिवार की बात करें, पहले परिवार रूपी जो संस्था है ना, उसके अलग कार्य हुआ करते थे।
आजकल तो वर्चुअल परिवार बन गए। जैसे हम जंतर मंतर में जंतर जंतर मंतर की चर्चा करें, एक बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ, तो वो जो फैमिली बना ना स्टूडेंट का, कॉकरोच जनता पार्टी, वो भाई टेक्नोलॉजी से ही तो बना था। जैसे हम शिक्षा की बात करें, ऑनलाइन शिक्षा हो गई, एक प्लेटफॉर्म है मूक, शिवम प्रभा और शिवम, ठीक है, इन्होंने सारी बाध्यताएं तोड़ दी। जैसे अर्थव्यवस्था की बात करें, ई कॉमर्स, बैंक वगैरह खत्म हो गए। राजनीति की बात करें, पहले देखना देखना पड़ता था कि चुनाव चिन्ह होते थे, झंडियाँ वितरित की जाती है ना, अलग अलग पोस्टर बैनर। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो परिवर्तन हैं ये निकल कर आए हैं, ठीक है। ये लो साहब, ये आपके 8 प्रश्न मैंने दिए थे अभ्यास के लिए। ये हमारा 3rd प्रैक्टिस सेशन था। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब आपको क्या करना है, जैसे मैंने ये मॉडल आंसर दे दिए, पहले दिन मॉडल प्रश्न आपको दे दिए, आपने आंसर राइटिंग की है, स्वयं कॉपी चेक करो। और जब मैं आपको ये सॉल्यूशन या मॉडल आंसर डालूँ ना, तब आपको क्या करना है कि अपने आंसर को चेक करना है। खुद के एग्जामिनर खुद बनो कि हमसे कहाँ मिस्टेक हो रही है। निरंतर अभ्यास करो, क्योंकि शिक्षक होता है ना, मुझे ले लो या कोई भी ले लो, शिक्षक एक दिशा तय करता है, दशा तय नहीं करता। वो दशा तय तो आप स्वयं करोगे। शिक्षक है ना, वो केवल एक फॉर्मेट बताता है। शिक्षक एक फॉर्मेट बताता है जिसे हम तरीका कहते हैं। शिक्षक एक रास्ता बताता है कि पहले क्या आएगा, बीच में क्या आएगा और आंसर के समापन पे क्या आएगा। बाकी कौन से शब्दों का प्रयोग करना है, किस तरीके से प्रयोग करना है, कितना अच्छा लिख पाते हो, कितना स्पीड में लिख पाते हो, किन किन कंटेंट का आप प्रयोग करते हो, ये आप पे डिपेंड करेगा। इसका निर्धारण शिक्षक कभी नहीं कर सकता, ठीक है। खुद के एग्जामिनर खुद बनो, और लापरवाही करने वाले के लिए कोई माफ़ी नहीं है। बहुत कम समय है आपके पास, ज़्यादा से ज़्यादा लिखें, अच्छे से अच्छा लिखें। इससे बेस्ट और तरीका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कुछ हो ही नहीं सकता। तो मैंने 3 क्लासें हो गई। पहली क्लास में 5 प्रश्न दिए थे, दूसरी में भी शायद 8 प्रश्न थे, इसमें भी 8 8 8 16 और 5 21 हो गए 3 क्लासेज में। अभी बेसिक सोशलॉजी पढ़ रहे हैं, और मैं 2-3 क्लासेज का वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना। फिर जिसके बाद में, हाँ, मॉडल आंसर तो मैं सबका ही प्रोवाइड करवाऊंगा। अब मैं तरीका आपको बता दिया, लगभग 20-22 प्रश्नों का, और 15-20 प्रश्नों का तरीका बता दूंगा, ठीक है ना। आप अच्छे से लिखें और मेहनत करें। और दूसरी बात याद रखें, जो आपने बैच ज्वाइन किया है मुख्य परीक्षा वाला, जो 25 जुलाई से स्टार्ट हुआ था, अगर आप ये क्लास यूट्यूब में देख रहे हो तो आप करना चाहते हो तो कर लेना, वो वीडियो ज़रूर देखना। बिना वीडियो देखे आप लिख नहीं सकते। अब जैसे आज की क्लास में मैं बताऊं, आज की क्लास में ये जो हूबहू लाइन है ना, मैंने ऑनलाइन नोट से उतारी है, ठीक है। ये ऑनलाइन जो नोट्स हैं आपको उससे, ये डेफिनेशन मैंने ऑनलाइन क्लासेस से लिया है, ठीक है। फिर जिसके बाद में ये है ना, ये भी मैंने ऑनलाइन क्लासेस से लिया है ना। फिर जिसके बाद में भाई आंसर तो सब पे ही आता है। जिसके बाद में ये भी मैंने ऑनलाइन जो क्लासेस आपको दे रखी है बैच, उससे लिया है, ठीक है। ये भी मैंने हूबहू वहीं से कॉपी किया, आप देख लेना, ठीक है ना। फिर जिसके बाद में, हाँ, ये आपके 3 प्रश्न हो गए, है ना। ये लो साहब, अच्छे से पढ़ें और मन लगा के पढ़ें, है ना। और कंसेप्ट क्लियर करें, क्योंकि हमारे पास कंसेप्ट नहीं होंगे ना किसी टॉपिक की, जब हमारे पास समझ नहीं होंगी कि एक्चुअल में टॉपिक क्या है, जब हमें यहाँ पर डिफरेंट ही नहीं पता कि व्यक्तियों का समूह संस्था है या समिति है, क्यों है, मूर्त कौन सी है, ठीक है ना, परमानेंट कौन सी है, टेम्परेरी कौन सी है, सामान्य उद्देश्य किसमें है, विशिष्ट उद्देश्य किसमें है, सिंबल्स किसमें है, प्रॉपर नाम किसमें है, ठीक है ना, औपचारिक कौन सी है, अनौपचारिक कौन सी है।
जब तक हमें ये मूल अंतर नहीं पता तब तक हम नहीं लिख पाएंगे। समझो मेरे भाव को, ठीक है। बाकी आप सभी बुद्धिमान हो, खूब पढ़ें और मन लगा के पढ़ें, है ना। ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश ना करें। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक शिक्षार्थी था, उसने हमारा बैच लिया था जीडीसी मुख्य परीक्षा का। तो उसने प्री क्लासेस नहीं देखी और वो मेंस की क्लासेस मांगने लग गया या मांगने लग गई। मैंने कहा कि मेंस की क्लासेस का क्या आचार्य डालेंगे। उन्होंने कहा मेरे पास टाइम नहीं है क्लासेस देखने के लिए। मैंने उनका फीस, कुछ अभद्रता करी, मुझे अच्छा नहीं लगा रवैया, मैंने उनका फीस रिफंड किया। उसके बाद में वो टेस्ट सीरीज में है हमारे, और उसके बाद ये बेंच में भी है हमारे। आज फिर इस क्लास के माध्यम से मैं उनसे यही कहूँगा कि सोने के अंडा देने वाली मुर्गी है ना, उससे दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। दूध देने वाली जो गाय है उसकी लात भी भली होती है। यहाँ पे मैं लात नहीं मारता, आपके भले के लिए है। आप प्रोफेसर बन जाओगे, लेक्चरर बन जाओगे, मुझे क्या ही फ़ायदा। लाखों रुपए आप सैलरी उठाओगे, आपका भला, आपके बीवी बच्चों का भला, आपके परिवार का भला। लेकिन मुझे संतुष्टि इतनी है, कई लोग अपनी सफलता शेयर नहीं करते हैं, पता नहीं उनका ईगो हर्ट होता है कि हम अपनी बता देंगे, इस व्यक्ति को हम गुरु ही मान लेंगे तो हमारा तो सम्मान में गिरावट आ जाएगी। अरे भाई, खुशी होती है। मैं तो ये कहता हूँ मेरी वजह से कोई सेलेक्ट नहीं होता है, सबकी अपनी अपनी मेहनत है। लेकिन जब आप सफलता जब शेयर करते हो ना तो दुगने जोश के साथ मेहनत करते हैं कि यार हम इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं, इसके सार्थक रिजल्ट आ रहे हैं। बाकी आप अनजान, क्या पता कौन है कहाँ से है, जब तक बताओगे ही नहीं। ठीक है, बाकी खूब पढ़े, शुभकामना है। परमात्मा और माँ शारदा आपकी प्रत्येक मनोकामना पूर्ण करें। थैंक यू।